हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं विज्ञान से प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसका हमने एक पार्ट आपको करा दिया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल पर जाकर सबसे पहले आप वो वाला पार्ट देख लीजिए। चलिए, तो आज हम बात करते हैं उससे आगे की। तो देखो, हमने कल आपको दो टॉपिक पढ़ा दिए हैं। नंबर एक आपको हमने पढ़ाया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। और नंबर दो आपको पढ़ाया था प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। मतलब प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन आपको पिछली वीडियो में हमने पढ़ा दिया है। और उनके प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं या प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम हैं वो हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिए हैं। तो आज बात करते हैं उससे अगले टॉपिक की। तो उससे अगला टॉपिक क्या है, देखिए नंबर 3 पॉइंट है ये। हम दो आपको करा दिए हैं, नंबर 3 पॉइंट। तो आज बात करते हैं अपवर्तनांक। तो देखिए, हमने आपको कल एक टॉपिक पढ़ाया होगा, हमने आपको कल स्नेल का नियम बताया होगा, जो कि आपने प्रकाश के अपवर्तन के नियम में पढ़ा होगा दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो हमने उसमें आपको क्या बताया था, हमने बताया था कि जब प्रकाश की कोई किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहले माध्यम में बना कोण, मतलब जो पहले माध्यम में कौन सा कोण बनता है, तो देखिए आप कहोगे भैया आपतन कोण आई बनता है। तो पहले माध्यम में आपतन कोण आई के साइन और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण आर के साइन का अनुपात क्या रहता है, स्थिरांक रहता है। ये हमने आपको कल स्नेल का नियम पढ़ाया होगा। अब उसी प्रकार से हम बात करते हैं अपवर्तनांक की। तो देखिए, हम किस प्रकार से आपको बताते हैं। देखिए, जब प्रकाश की कोई किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो देखो मैंने आपको ये बहुत सिंपल भाषा में लिखा है, आपको रटने वाली कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पढ़ते हो तो आप पढ़ाई को रटना तो छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए। तो जब प्रकाश की कोई किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहले माध्यम में आपतन कोण आई के साइन तथा दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण आर के साइन के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप कहोगे भैया एन से। किससे? एन से। तो देखिए, मैंने बहुत कम शब्दों में यहाँ पे एक लाइन लिखी है। देखिए कि देखो मैंने क्या बताया, जो आपतन कोण होता है वो पहले माध्यम में बनता है। कौन से माध्यम में? पहले। और जो अपवर्तन कोण बनता है वो कौन से में? दूसरे माध्यम में। ठीक है, हाँ। तो देखिए, बहुत कम शब्दों में मैंने यहाँ लिख दिया है कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहले माध्यम में आपतन कोण आई के साइन, दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण आर के साइन और का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसके अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। ठीक है, तो आपको सपोज ये आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं। देखो यहाँ पे नोट लिखो आप। देखो ये पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपको नोट में क्या लिखना है, तो नंबर एक, जैसे हम बात कर रहे हैं सापेक्ष, जैसे अगर हम बात करें, आपसे पूछें कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और नंबर दो भी अभी लिख लीजिए उसे भी। तो देखिए नंबर 2 ये है, आपको बताना है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो गया और दूसरा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब देखिए, यहाँ देखिए हम किसके सापेक्ष ले रहे हैं? वायु। और वायु को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एयर। तो एयर का हम पहला अक्षर ले रहे हैं ए। क्या निकाल रहे हैं? अपवर्तनांक, तो एन। तो इसमें किसका निकालना है? जल का। जल को क्या बोलते हैं? वाटर, तो डब्ल्यू। इसमें किसका निकालना है? कांच का। कांच को क्या बोलते हैं? गिलास। ठीक है, तो देखो वायु के सापेक्ष जो गिलास या कांच का अपवर्तनांक होता है वो होता है 3/2। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तो ये होता है 4/3। कितना होता है? 4/3। तो देखिए आपको ये सब समझ में आया होगा। और देखो ये दोनों मोस्ट है, ये पेपर में कई बार पूछे हुए हैं।
तो हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी कराएंगे। तो आपको अगर ये उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए पहले से। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए फिर क्वेश्चन लेकर आया हूं, एक न्यूमेरिकल है ये पेपर में कई बार आपसे पूछा गया है कि जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष क्या होता है। ठीक है, तो आपको देखिए बहुत कम शब्दों में आपको ये कैसे आप निकाल सकते हैं इसे। तो देखिए सबसे पहले आपको अपवर्तनांक का नियम पता होना चाहिए। अपवर्तनांक का नियम, अपवर्तनांक का नियम तो आपने अभी पढ़ा था। अपवर्तनांक का नियम क्या होता है कि 1n2 बराबर होता है, हम इसको n2/n1 भी लिख सकते हैं। ये पढ़ाया था भैया कुछ देर पहले। ठीक है, इसके बराबर हमने sin i/sin r भी लिखवाया था। ठीक है, ये भी लिखवाया था। तो हम इस जगह इसका यूज करते हैं। तो हमें निकालना का जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, मैंने क्या बताया, जिसके सापेक्ष लेते हैं उसको हमेशा आगे लिखते हैं। तो किसके सापेक्ष लेना है, कांच के। तो कांच को क्या कहते हैं, आप बोलोगे भैया गिलास, और गिलास का पहला अक्षर जी, तो आप जी और अपवर्तनांक निकाल लें n, किसके, जल का बाटा। तो आपको जी एन डब्ल्यू का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जी एन डब्ल्यू को, तो आप बताइए जी एन डब्ल्यू को कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा था n2/n1, ऐसे इसको nw/n, और इसको हम वायु के सापेक्ष मान सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, अभी हमने ए एन डब्ल्यू की आपको वैल्यू लिखाई होगी। तो बताइए आप ए एन डब्ल्यू की वैल्यू आपको कितनी लिखाई, तो आप बोलोगे 3/2 लिखाई थी। और ए एन जी की तो ये 4/3। तो देखिए आप किस प्रकार से 3 दिया, ये हो जाएंगे 9, 4 दूनी 8। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आपको ये हल करना है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए दोस्तों, मैंने अगला देखो सवाल ये है। देखो ये मतलब ये आपको दो छोटे छोटे सवाल थे, मैंने आपको करा दिए। यही पेपर में कई बार आया हुआ है। अब इसमें पूछा है कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। पहले क्या पूछा था, जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। तो कुछ नहीं करना है, आप इसे हल कर सकते हो, अपने आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप क्या करना है आपको, तो सबसे पहले यहाँ पे वही अपवर्तनांक का नियम लगाना है, n2/n1। ओके, अब देखिए आपको करना क्या है। तो यहाँ देखिए आपको निकालना कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। तो जल को आगे लेंगे, जिसके सापेक्ष पूछा होता है, और कांच को इसको ले सकते हैं ANG/ANW। तो ANG का मान होता है 4/3, ANW का मान होता है 3/2। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 2 चौक 8 हो जाएगा, और 3 तिया 9। तो ये आपका आंसर है। चलते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ। देखिए अब हम आपको बताने वाले हैं गोलीय दर्पण। ये आपका चौथा पॉइंट है। ठीक है, तो अब देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। तो आपको हम बारीकी से आपको इसमें बताएंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। तो आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए। और देखिए अब हम बताते हैं गोलीय दर्पण। तो देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, ये खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। मान लीजिए कोई आपने गोला लिया, गोला हमेशा गोल होता है, तुम जानते हो। तो उसका क्या होता है, कटा हुआ भाग होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, गोलीय दर्पण। तो यह खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक सिरे पर पारे लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, तथा दूसरा सिरा परावर्तक तल का कार्य करता है। ठीक है, मतलब परावर्तक तल जानते हो आप, जो टकराने का मतलब टकराने वाला तल। ठीक है, तो अब क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण निम्न दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए गोलीय दर्पण निम्न 2 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 कौन सा होता है आपका, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। नंबर 2 होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो देखिए हम ये 2 प्रकार के दर्पण हो गए, एक हो गया उत्तल दर्पण और एक हो गया अवतल। तो देखिए गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 उत्तल दर्पण और नंबर 2 अवतल दर्पण। ठीक है,
अब देखिए हम आपको बताते हैं, आपने गोलीय दर्पण के बारे में समझ लिया है कि देखो हमने आपको बताया कि गोलीय दर्पण जो होता है वो एक गोले का कटा हुआ भाग होता है और जिसके एक साइड पे क्या होता है, पेंट, मतलब एक साइड पे पेंट होता है और जो दूसरा जो साइड है वो किसका कार्य करता है, परावर्तक तल का कार्य करता है। चलिए अब बात करते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, तो आइए देखिए दोस्तों, देखिए हमने आपको बताया कि अवतल जो गोलीय दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए उत्तल दर्पण और कौन से, अवतल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर जो गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो देखिए सबसे पहले हम बताएं आपको उत्तल दर्पण कौन सा होता है। तो उत्तल दर्पण में अंदर वाली सतह पर क्या होगा भाई, पेंट होगा। इस बात को याद रखना कि उत्तल दर्पण में जो अंदर वाली सतह होगी उस पे क्या होगा, पेंट होगा, और बाहरी सतह जो कार्य करेगी वो किसका करेगी, परावर्तक तल का कार्य करेगी। ठीक है, तो देखो इसमें अंदर वाली सतह पर क्या हो रहा है, पेंट हो रहा है देखिए, और इसकी जो बाहरी सतह है वो किसका कार्य करेगी, परावर्तक तल। यानी कि इसके सामने वाली जो जितनी भी किरणें हैं वो आने के बाद टकरा के कहाँ चली जाएंगी, वापस चली जाएंगी। इस बात को याद रखना। चलिए अब देखते हैं, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि उत्तल दर्पण में अंदर वाली सतह पर पेंट होता है तथा बाहरी सतह परावर्तक तल का कार्य करती है। अब देखिए अवतल दर्पण। अब देखो अवतल दर्पण में जो है वो बाहरी सतह पर पेंट होता है। कौन सी सतह पर, बाहरी वाली सतह पर पेंट होता है, और अंदर वाली सतह पर, अंदर वाली सतह जो होती है परावर्तक तल का कार्य करती है। तो याद रखना इसमें जो पेंट होता है वो कौन सी सतह पर होता है, अंदर वाली, और अवतल दर्पण में जो पेंट होता है वो कौन सी सतह पर होता है, बाहरी सतह पर। तो आप इस बात को ध्यान रखना, ये पेपर में ये कई बार पूछा गया है तो मैंने बहुत अच्छे से लिखा है। इसको आप पेपर में लिख के आओगे तो आपको जितने भी नंबर का क्वेश्चन आया आपको पूरा नंबर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखिए अगला टॉपिक जो है वो है हमारा गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो देखिए जैसा गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं कौन कौन सी, जैसे वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है। जब तक आपको ये नहीं आता, ये 6 चीज आपको नहीं आता तो नहीं तो आप कोई सवाल कर पाओगे, इसका नोवे कर पाओगे, और ठीक है, और ना ही आपको जो आगे का जो मटेरियल है वो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी वक्रता त्रिज्या। तो क्या होती है वक्रता त्रिज्या, आइए देखिए। देखिए दोस्तों हम आपको चित्र की सहायता से बताते हैं। देखिए वक्रता त्रिज्या हमने बताया था कि जैसे कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसी गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। मान लीजिए गोला है ये, ठीक है, ये गोला है, इसको हमने क्या कर लिया, काट लिया है। तो जो इसकी त्रिज्या होगी इसके केंद्र से लेकर यहाँ तक जो इसकी त्रिज्या होगी हम उसी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो इसलिए याद रखना कि वक्रता त्रिज्या को किससे शो करते हैं, आर से। ठीक है, अब बात करते हैं अगला टॉपिक वक्रता केंद्र। तो ये भी दोस्तों आपको इसी की तरह से याद रखना है। अब बताइए केंद्र क्या होता है। अरे मान लो कोई आपका एक वृत्त है, आप देखो उस वृत्त का एक केंद्र होगा, केंद्र हमेशा बीच में होता नहीं होता है। ठीक है, तो ये उसी केंद्र की बात कर रहे हैं। देखिए इसका केंद्र कहाँ है, ठीक है, ठीक बीच में है। ठीक है, केंद्र कहाँ है, बीच में है। तो हम किस प्रकार से इसे बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं वक्रता केंद्र में आपको क्या बताना है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आप लिख सकते हो कि जो हमारा गोलीय दर्पण है जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और देखो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो सी से। तो आप इसकी परिभाषा अपने आप लिख लेना। ठीक है, अब देखो हम बताएं, अब देखिए नंबर 1 और नंबर 2 हमसे पूछे कोई कि जो, अब देखो हम मान लीजिए ये आप बताइए कौन सा दर्पण है। आप कहोगे भैया ये तो उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल। क्यों है, क्योंकि इसमें अंदर वाली सतह पर क्या हो रहा है, पेंट हो रहा है। नंबर 2 ये कौन सा दर्पण है, तो ये है अवतल दर्पण।
अब बताइए, जो उत्तल दर्पण है उसमें वक्रता केंद्र किधर है? तो आप कहोगे भैया कि जो परावर्तक तल है। अब देखो परावर्तक तल कौन सा, ये वाला होगा ये, तो परावर्तक तल इसका ये वाला है, मतलब बाहर की तरफ ये है परावर्तक तल, परावर्तक तल। तो देखिए उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो परावर्तक तल की कौन सी ओर है? दूसरी ओर होता है। और जबकि अवतल दर्पण में, अब देखिए इसमें पेंट का होता है, बाहर की तरफ होता है पेंट, ठीक है। तो अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है, क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है, वो कहाँ होता है? तो देखिए परावर्तक तल की ओर होता है, क्योंकि ये तल कौन सी है? ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल। तो याद रखना कि जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में जो परावर्तक मतलब जो केंद्र जो है वो परावर्तक तल की कौन सी ओर है? दूसरी ओर है। और इसमें देखें, इसमें जो वक्रता केंद्र है वो परावर्तक तल की ओर है। तो यहाँ पे ये दोनों बातें आपको लिखनी है। चलिए अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट पे, नंबर 3। तो देखिए अगला पॉइंट जो है ध्रुव। अब देखिए ध्रुव क्या होता है? तो गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो गोलीय दर्पण आपका देखो ये है, छोटा सा हमने एक डायग्राम बना दिया है। तो इसका देखो परावर्तक तल ये है, तो इसका जो मध्य बिंदु है इसे क्या कहते हैं? ध्रुव। और ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो P से। तो ये भी बात लिख दीजिए यहाँ पे, तथा इसे P से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसका ध्रुव भी बता दिया हमने। तो आपको सबसे पहले क्या बताया? त्रिज्या, फिर आपको वक्रता केंद्र, अब क्या बताया? ध्रुव। इसके 3 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट देखिए नंबर 4, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट है आपका, तो अगला पॉइंट जो है आपका वो है, मैंने हेडिंग नहीं गिरी, यहाँ पे गिर दे रहा हूं, नंबर 4, मुख्य अक्ष। क्या? मुख्य अक्ष। तो देखिए मुख्य अक्ष कौन सी होती है? तो हम आपको बताते हैं कि जो गोलीय दर्पण में जो ध्रुव है P और वक्रता केंद्र C, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली जो रेखा होती है हम उसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये लिखा हुआ भी है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब बात करते हैं इसके सबसे मेन पॉइंट, जो कि आपको बहुत देर से इंतजार होगा, नंबर कौन सा? 5वां, उससे बोलेंगे मुख्य फोकस। तो देखिए मुख्य फोकस क्या होता है? अगर आपको फोकस के बारे में पता है तभी आप सवाल कर पाओगे मुख्य फोकस होता क्या है। तो आपको उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों में बताएंगे किस प्रकार से मुख्य फोकस होता है। चलिए आइए, देखिए दोस्तों अगला टॉपिक है मुख्य फोकस। तो देखिए मुख्य फोकस होता क्या है, तो हम आपको बताते हैं। देखो ये हमारा एक उत्तल दर्पण है, ये क्या है? ये अवतल दर्पण है। तो देखिए मुख्य फोकस होता क्या है, तो हम मुख्य फोकस को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण ये आ रही है, मान लीजिए ये, तो मान लो इसकी मुख्य अक्ष है, ठीक है। मान लो प्रकाश की किरण ये आई, ठीक है। तो इस दर्पण पे क्या टकराएंगे? प्रकाश की किरणें, ठीक है। ये क्या हुई? ये प्रकाश की किरणें हैं। अब टकराने के बाद भाई ये क्या होंगी? ये टकराने के बाद वापस मुड़ेंगी। तो इस प्रकार से ये किरण इस प्रकार से टकराने के बाद इधर को मुड़ जाएंगी, ठीक है। ये अब देखो ये मुड़ जाएंगी, लेकिन इन किरणों को पीछे हटाया जाएगा थोड़ा सा। हम ऐसे मान सकते हैं इन किरणों को, मान लो इसको हमने पीछे को बैक करा, मैं उससे कर रहा हूं बैक, इससे इस प्रकार से हमने इनको बैक करा, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपको एक बिंदु पर काटती हुई क्या होंगी? प्रतीत होंगी, ठीक है। थोड़ा डायग्राम से बनाइए, यहाँ से छोटा डायग्राम है, कोई बात ना। तो ये सब काटती हुई क्या होंगी? प्रतीत, बिल्कुल एक ही जगह काटेंगी। और जो कि इसका क्या होगा? ये मुख्य फोकस होगा, ठीक है। देखिए ये आपका अवतल दर्पण है। तो देखिए इसमें प्रकाश की किरणें जो आएंगी। अब देखो मैं आपको एक बात और बता देता हूं, चाहे उत्तल दर्पण हो और चाहे अवतल दर्पण,
लेकिन जो आने वाला प्रकाश होगा वो हमेशा इधर से गिरा जाएगा। तो इसमें भी हम प्रकाश यहाँ गिरेंगे, तो देखिए ये प्रकाश टकराया है इस पे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब देखिए हम आपको बता दें, देखो इसमें उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो आने वाला जो किरण है उसको ये दूसरी दिशा में परावर्तित कर देती है। जैसे मान लो ये प्रकाश की किरण आई तो ये चारों दिशाओं में फैला देता है। उत्तल दर्पण जो है वो आने वाले प्रकाश को चारों दिशाओं में फैला देता है, और जो अवतल दर्पण है वो आने वाले प्रकाश को, मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये प्रकाश आया, थोड़ा मैं चित्र से कर देता हूँ ये वाला, देखिए ये प्रकाश आया तो ये एक जगह इकट्ठा करता है, क्या कहते हैं इसे, इसे देखो हम इस प्रकार से लिख लीजिए, ये सभी प्रकाश को क्या एक जगह इकट्ठा कर देता है। ठीक है, तो देखा होगा तुमने बहुत सी लाइट ऐसी होती हैं देखो जिसमें आपका दर्पण लगा होता है, तो जो प्रकाश को कहाँ गिरता है उनको एक जगह फोकस करता है। जो लंबी वाली लाइट होती है तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, उसमें आपका दर्पण लगा होता है। और जो बजारों में देखते हो तुम ज्यादातर प्रकाश फैला देता है, तो उसमें कौन सा आपका होता है, उसमें कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से समझना है, तो मैंने आपको बता दिया है। तो ये क्या हो गया, इसका मुख्य फोकस है। दोबारा सुन लीजिए, देखिए मुख्य फोकस क्या होता है कि जो दर्पण दिया है उस दर्पण के समांतर आने वाली जो किरणें हैं, ठीक है, तो या तो वो उस प्रकाश को सभी दिशाओं में फैला देगा और या तो एक दिशा में क्या कर देगा, एकत्रित कर देगा। तो देखिए सभी दिशाओं में फैलाने का काम किसका होता है, तो उत्तल दर्पण का होता है, और एक जगह एकत्रित करने का काम किसका होता है, अवतल दर्पण का। ठीक है, लेकिन इनको अगर हम मानते हैं इन्होंने प्रकाश को फैला दिया चारों तरफ, लेकिन ये इन किरणों को जब बैक लेते हैं तो ये सब किरणें बिल्कुल एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और यहाँ ये क्या है, मुख्य फोकस हो गया। ठीक है, तो आप इस प्रकार से ये परिभाषा लिख सकते हो, किस प्रकार से कि दो गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, मतलब दर्पण से परावर्तन के पश्चात, हम इस प्रकार से देखो दोबारा बोल रहा हूं मैं कि हम इस प्रकार से इसे डिफाइन कर सकते हैं कि गोलीय दर्पण में परावर्तन चलिए देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट, तो फोकस दूरी। तो आप बताइए फोकस दूरी क्या होती है। तो देखिए आपको बताऊं मैं, ये आपका मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस से ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं। लिख लीजिए हम, मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं तथा इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं तथा इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। तो देखो अगला पॉइंट जो है इसका, अगला पॉइंट देखिए, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए इसका अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर में संबंध। तो देखिए दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध कैसा होता है, तो ये फार्मूला होता है एफ बराबर आर बटे 2। तो आपको इसको याद रखना है, इसके ऊपर सवाल भी आपसे पूछता है। ठीक है, तो आपको ये सूत्र याद रखना है, एफ बराबर आर बटे 2। एफ कहाँ है, एफ यहाँ पर फोकस दूरी है, आर क्या है, आर जो है वक्रता त्रिज्या है। तो आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए क्योंकि ये आपके पेपर में मोस्ट है और ये आने वाला 100% है। ठीक है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। चलिए बात करते हैं देखो इसके सूत्र के बारे में। अगर आपसे कोई कह दे
देखिए आपके सवाल भी आते हैं इसके। तो आपसे कहते हैं यदि यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर 20 सेंटीमीटर है, कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? उसकी वक्रता त्रिज्या मतलब आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एफ का मान आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, आर का मान निकालना है, तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है एफ बराबर आर बटे 2। एफ का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, आर का मान नहीं निकालना है, ये 2 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, तो आर का मान जो आ गया कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल भी करने हैं। ठीक है, इसका मैं एक सवाल और कराता हूँ, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। या एक सवाल ऐसे ही पूछ सकता है, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 मीटर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो आपको फार्मूला लगाना है एफ बराबर आर बटे 2। अब किसका मान निकालना है एफ का, आर का मान कितना दिया 40 बटे 2, 2 से काट दो, 2 से 2 कितनी बार में 20 बार में, तो 20 मीटर इसका आंसर आता है। और देखिए इसका एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ये है, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 मीटर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो आपको फार्मूला लगाना है एफ बराबर आर बटे 2, आर का मान कितना है 15 और बटे 2, काटोगे तो एफ का मान आएगा 15 के आधे कितने होती है 7.5 मीटर। तो इस प्रकार से आपको ये सभी सवाल करने हैं। तो चलते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण में दूरियां मापने के लिए चिन्ह प्रणाली। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आती है तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप इन्हें सीखिए। तो सबसे पहले आप क्या करना है, देखिए आपको क्या सीखना है, तो गोलीय दर्पण में प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। तो ये बात तो हमने आपको पहले ही बता दी है कि जो सभी चाहे देखो आपका उत्तल दर्पण सही और चाहे अवतल दर्पण, लेकिन जो प्रकाश है वो कहाँ से गिरा जाएगा, हमेशा बाईं ओर से, मतलब इधर से इधर को गिरा जाए। ठीक है, तो ये बात कंफर्म है। नंबर 2, गोलीय दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण में सभी दूरियां जो है, ध्रुव कहाँ है आपका, तो ध्रुव आपका ये होता है P। तो चाहे तो देखो दूरियां इधर को नापो चाहे इधर को, अगर मान लीजिए हमारा केंद्र इधर है तो दूरी इधर नापेंगे, फोकस इधर है तो मान लो मुख्य फोकस इधर है तो आप दूरी किधर नापोगे उधर। ठीक है, इस प्रकार से तो मतलब मापी कहाँ जाएंगी, हमेशा ध्रुव से, ये बात ध्यान रखें। अब दर्पण से वस्तु की दूरी को U तथा प्रतिबिंब की दूरी को B से शो करते हैं। इस बात को याद रख लो कि जो प्रतिबिंब की दूरी है उसको B से शो करते हैं और वस्तु की दूरी को क्या U। ठीक है, जैसे मान लो कोई वस्तु यहाँ रखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका एक दर्पण है, इससे कुछ दूरी पर क्या रखिए, एक वस्तु रखिए, ये है, इस वस्तु से जाने वाला जो किरण है। ठीक है, इस प्रकार से अब क्या बनेगा, इसका एक क्या बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसका जो भी प्रतिबिंब बनता है, तो मान लो इसका प्रतिबिंब यहाँ बना इस प्रकार से ये। अब देखिए इस ध्रुव से वस्तु कहाँ है, वस्तु हमारी ये है। ठीक है, तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इसको U। क्या बोलेंगे U। और वस्तु से ध्रुव से प्रतिबिंब हमारा ये बना है, तो प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे B। क्या बोलेंगे B। ठीक है, तो B और U। ठीक है, उसी प्रकार से फोकस दूरी भी यहाँ से देखो फोकस दूरी आपकी यहाँ है। ठीक है, तो P से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, उसे फोकस दूरी होगी। तो इस प्रकार से आपको ये हम समझाएंगे आगे चल के, अभी इसके प्रतिबिंब हमने नहीं बनवाए हैं। चलिए तो आप समझते हैं अगला पॉइंट। देखो मैं आपको बता दूं, जैसे अगर यदि हमारी वस्तु जो है, यदि हमारी वस्तु अगर बाईं ओर है, कौन सी ओर, बाईं ओर, तो चिन्ह कैसा आएगा प्लस का, अगर दाईं ओर है तो कैसा आएगा, अगर मतलब अगर बाईं ओर है तो माइनस का और दाईं ओर है तो प्लस का। तो देखिए यदि प्रतिबिंब वस्तु दर्पण के बाईं ओर स्थित हो तो चिन्ह कैसा आएगा माइनस, और दाईं ओर यानी कि उधर स्थित हो तो कितना कैसा चिन्ह आएगा प्लस का। ठीक है,
अगर बाईं ओर है तो माइनस और दाईं ओर है तो प्लस, अगर ऊपर है तो प्लस और नीचे है तो माइनस। ठीक है, तो ये आपका था क्या, चिन्ह प्रणाली। ठीक है, तो इसी से सभी सवाल कराए जाएंगे आपको। तो अब आपका कुछ नहीं बचा है, खाली गोलीय दर्पण का एक सूत्र बचा है, वो आपको कराएंगे अगले पार्ट में। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए मैं बता दूं आपको, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए, अगर आप लोग हमें प्यार दोगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।